हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईआईटी कारक के बारे में। पहले आईआईटी कारक जानने से पहले हम उसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं कि आईआईटी कारक क्या है। वो बैकग्राउंड की वजह से आपको वो समझ में आएगा। जब हमारा आईआईटी का ऑडिट होता है, ऑडिट होने के बाद ऑडिटर हमें एनसी देता है। एनसी बोले तो नॉन कन्फर्मेटिव देता है कि उसके ऊपर हमें एक्शन लेके वो रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर को सबमिट करना पड़ता है। तो अभी जो कुछ भी हमें नॉन कन्फर्मेटिव लिया है, वहाँ पे करेक्टिव एक्शन जो कुछ भी हमने लिए हैं, तो वो कहाँ पे अपडेट करना पड़ता है? ये कारा में। कारा का मतलब होता है कॉमन ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेशन। कॉमन ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेशन। तो अभी पहले ऑडिटर ऑडिट लेने के बाद वो हमें पहले एक पीडीएफ फाइल में रिपोर्ट दे देता है, और दूसरा एक तो एक्सएमएल फॉर्मेट या नहीं तो फिर जेसन्स फॉर्मेट में देता है। ज़्यादातर जेसन्स फॉर्मेट में ऑडिटर हमें वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो हमें दे देता है। फिर उसके बाद जो अभी ऑडिट का जो कुछ भी एनसी है वो क्लोज करने का क्राइटेरिया है, वो 60 डेज़ में हमें वो क्लोज करके वो रिपोर्ट आईआईटी कारा पे जाके वो क्लोज करके हमें वो रिपोर्ट ऑडिटर को सबमिट करना होता है। तो अभी उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लें कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर वो आईआईटी कारा में कैसे एनसी क्लोज करने का है, और वो क्लोज करके रिपोर्ट डाउनलोड करके कैसे सबमिट करने का वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। स्टेप 1 बोलता है कि जो कुछ भी हमें नॉन कन्फर्मेटिव रिपोर्ट ऑडिटर ने जो दिया है, वो पहले तो हमें एज इट इज़ उसका नाम बिना बदले वो हमें सिस्टम में, हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में वो सेव करने का है। सेव करने के बाद फिर बाद में हमें क्या करना पड़ता है? ये यहाँ पे एक स्टेप टू में हमें क्या दिया है? एक आईआईटी कारा का enc-kara.iitglobaloversight.org बोल के एक वेबसाइट दिया है। उस पे जाके वो लिंक ओपन करने का, लिंक ओपन करने के बाद ये नेक्स्ट पेज, ये वाला पेज ओपन होता है। आईआईटी एनसी कारा कॉमन ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेशन बोल के वो पेज स्टार्ट होता है। अब ये स्टेप 3 में हम डिस्कस करेंगे। अभी स्टेप 3 में क्या होता है कि वहाँ पे जाके, वहाँ पे देखो मैंने एरो से दिखाया है कि लोड रिपोर्ट बैकअप बोल के जो कुछ एरो दिख रहा है ना, वहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जाके वहाँ पे क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद आपका जहाँ पे आपने रिपोर्ट सेव किया है जेसन्स फाइल का, जो कि आपको पहले ऑडिटर ने दिया है एनसी नॉन कन्फर्मेटिव रिपोर्ट, तो वो उस लोकेशन से लेके यहाँ पे डालने का है। फिर उसके बाद आता है वो आप रिपोर्ट अपलोड करने के बाद ये नेक्स्ट वाला विंडो ऐसा ओपन होता है, ये स्टेप 4 में। तो अभी यहाँ पे दिखता है आपको एनसीएन एक्शंस बोल के आता है ऊपर, जैसे कि NC1 NC2, यहाँ पे देखो NC1 NC2 NC3 यहाँ पे दिया है। फिर उसके आगे दिया है एनसी आइडेंटिफिकेशन नंबर। एनसी बोलते नॉन कन्फर्मिटी कितना मिला है, तो उसका वो सीक्वेंस नंबर यहाँ पे दिया रहता है। और वहाँ पे आगे आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कुछ भी आपका जो नॉन कन्फर्मिटी मिला है उसका रहता है। फिर वो आगे दिया रहता है कौन से स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मिला है, उसके बाद कौन से स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मिला है, आईआईटी के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट मिला है। उसके बाद आपको दिया रहता है कि वो जो कुछ भी नॉन कन्फर्मिटी दिया है आपको, कि वो कौन से क्लॉज के अगेंस्ट वो मिला है, ऐसा पूरा डिटेल रहता है। नीचे क्लासिफिकेशन रहता है। अभी आईआईटी का एनसी 2 टाइप का रहता है, एक तो माइनर और मेजर, ये दोनों को भी हमें एक्शन प्लान देके वो क्लोज करना पड़ता है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन में दिखा है माइनर, और यहाँ पे आपको ड्यू डेट दिखा है कि वो 60 डेज़ में, ऑडिट होने के बाद 60 डेज़ में वो क्लोज करना पड़ता है। उसके बाद में फिर वो एनसी कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से प्रोसेस में मिला है उसका यहाँ पे नाम दिया है, मार्केटिंग एंड एनपीडी। ऐसा ही पूरा प्रोसेस होने के बाद, जैसे कि अभी हमें NC1 NC2 NC3 बोल के यहाँ पे दिया है, 1 बाय 1 एनसी ओपन करने का है। ओपन करने के बाद वहाँ पे हमें जो कुछ भी हमने करेक्टिव एक्शन, ऑब्जेक्टिव एविडेंस या वेरिफिकेशन, जो कुछ भी रूट कॉज एनालिसिस किया है, तो वहाँ पे जाके हमें भरना पड़ता है। अभी वो कैसे भरने का है वो यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पे दिखा है, देखो ये एक पेंसिल टाइप एक सिंबल दिखा है, मैंने यहाँ पे आर लगा के आपको दिखा है। तो वहाँ पे जाके क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद
ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ये वाले विंडो में अभी जो कुछ भी दिया मैं वो डिटेल में आपको बताऊंगा। वहाँ पे ऊपर लिखा है टू बी कंप्लीटेड बाय द CB ऑडिटर। फिर अभी NC1 हमने ओपन किया, NC1 में यहाँ पे आपको NC1 बोल के नंबर आता है। फिर वहाँ पे वो जो हमने डिस्कस किया है मेजर है या माइनर है यहाँ पे दिया रहता है, NC आइडेंटिफिकेशन ये दिया रहता है। मैंने उसे इरेज कर दिया है। ड्यू डेट यहाँ पे दिया रहता है। नॉन कन्फर्मेटिव ऑब्जर्व इन प्रोसेस, अभी कौन से डिपार्टमेंट में आपको नॉन कन्फर्मेटिव मिला है उसका यहाँ पे नाम रहता है। उसके बाद स्टैंडर्ड क्लॉज, कौन से क्लॉज के अगेंस्ट आपको NC मिला है उसका यहाँ पे नाम रहता है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या थी उस क्लॉज में, जो कुछ भी यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लॉज दिए हैं वो उस क्लॉज के अगेंस्ट जो कुछ भी रिक्वायरमेंट थी तो वहाँ यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट उस क्लॉज के अगेंस्ट यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी रहती है, तो यहाँ पे दिया है। ये सब इंफॉर्मेशन ऑडिटर फिलअप करके हमें देता है। हमें यहाँ पे एडिट कुछ भी नहीं करने का है और यहाँ पे एडिट होगा ही नहीं ITIP कारा में। फिर इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ नॉन कन्फर्मेटिव। हमें जो NC मिला है तो कौन से स्टेटमेंट के अगेंस्ट मिला है, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगा उसका। ऑब्जेक्टिव एविडेंस, जो NC मिला है उसको ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या है कि वहाँ पे क्या उनको गलत लगा है, ये कहाँ पे यहाँ पे दिया रहता है। जस्टिफिकेशन फॉर क्लासिफिकेशन, अभी वो मेजर माइनर वो कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे वो जस्टिफिकेशन देते हैं। ये दिस इशू रिपीटेड, और इस बोले तो ये कस्टमर के एंड तक इसका रिस्क है, तो फिर वो मेजर में जाता है। जो कुछ भी है यहाँ पे वो जस्टिफिकेशन यहाँ पे दिए रहती है। इधर नीचे ऑडिटर का नेम आता है, ऑडिटर ID नंबर आता है, यहाँ पे डेट आता है। यहाँ तक हमें कुछ भी भरने का नहीं, ये और भरने के लिए एडिट भी नहीं होगा। फिर वो एक्चुअल में हमें जो कुछ भी नॉन कन्फर्मिटी का एक्शन लेने का है वो एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो S1 बोलता, अब यहाँ पे लिखा है देखो टू बी कंप्लीट बाय द ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे फिलअप करके वो NC क्लोज करना पड़ता है। S1 में करेक्शन बोल तो कंटेनमेंट एक्शन लेना पड़ता है। जो कुछ भी हमारा ऑब्जेक्टिव एविडेंस था फिर उसको हमने कैसे करेक्ट किया है ये यहाँ पे भरना पड़ता है। एविडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो कुछ भी हम उसके रिगार्डिंग जो कुछ हमारा करेक्शन था उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी हमने एविडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लिया है उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे वो देना पड़ता है। यार उससे पहले जो S1 में करेक्शन और कंटेनमेंट एक्शन दिखा है वो वहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन और उसका टाइम बोल तो डेट और जो कुछ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था तो वो प्रोसेस ओनर का यहाँ पे नाम आना चाहिए। उसके बाद जो कुछ भी S2 में क्या होता है एविडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने एविडेंस इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कंटेनमेंट एक्शन में किया है तो यह उसका एविडेंस यहाँ पे आना चाहिए। एविडेंस ऑफ नीचे बोलता है यहाँ पे एविडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फाइल। अभी एविडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फाइल यहाँ पे आपको ऑडिटर बोलेगा कि आप अटैच मत करो, क्योंकि अटैच करने के बाद यहाँ पे फाइल जो कुछ भी आप अटैच करोगे तो उसका वो और जो रिपोर्ट है उसका क्या होता है साइज़ बढ़ जाता है। फिर वो बाद में आप ऑडिटर को जब मेल करोगे तो वो मेल डिलीवर वहाँ तक नहीं होगा। उसके लिए ऑडिटर बहुत से तो बोलते हैं कि आप यहाँ पे फाइल अटैच मत करो। अभी ये जो पॉइंट है तो ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है, आप उनसे पूछ के लेना चाहिए जब आप NC क्लोज कर देगा यहाँ पे फाइल अटैच करने का है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रूट कॉज एनालिसिस। अभी हम रूट कॉज एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। तो रूट कॉज एनालिसिस का हर इंडस्ट्री में अलग अलग होता है। कोई AD एनालिसिस करता है, कोई काप्पा एनालिसिस करता है, कोई वाइवा एनालिसिस करता है। बहुत ज़्यादा तो वाइवा एनालिसिस करते हैं। जो कुछ भी आपका एनालिसिस है वो वाइवा एनालिसिस उसका रूट कॉज यहाँ पे आता है। फिर लास्ट में आता है रूट कॉज रिजल्ट। जो कुछ भी अपना लास्ट का जो 4th या 5th वाइवा एनालिसिस आपका एंड तक जाता है तो जो कुछ भी लास्ट का जो एक्चुअल रूट कॉज आता है तो ये यहाँ पे उसका रिजल्ट बोल के यहाँ पे आपको डालने का है। फिर बाद में आता है रूट कॉज रिजल्ट फाइल। अभी ये ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो रूट कॉज का रिजल्ट फाइल अपलोड करने का है कि नहीं, वो ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है।
फिर बाद में आता है सिस्टमेटिक करेक्टिव एक्शन इंक्लूडिंग टाइमिंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अभी हमने क्या किया है, कंटेनमेंट एक्शन लिया है, जो कुछ भी गलत हुआ था उसको हमने सुधार लिया है। सुधारने के बाद जो कुछ प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमने रूट कॉज एनालिसिस में वो आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई करने के बाद अभी आता है सिस्टमेटिक करेक्टिव एक्शन। जो कुछ भी प्रॉब्लम था फिर उसे हमें अभी क्या करना है, रूट कॉज तो हमें मिला है, उसके बाद क्या करेंगे, उसे करेक्ट करने का। अभी करेक्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, प्रोसीजर चेंज करना पड़ता है, वर्क इंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ता है, इंटरनल ऑडिट चेकशीट चेंज करना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी टाइप का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। उस हिसाब से हमें यहाँ पे करेक्टिव एक्शन या करेक्शन लेना पड़ता है। यहाँ पे आपको बोला है, देखो, टाइमिंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यहाँ पे आपको जो करेक्टिव एक्शन आपने लिया है, मान लो आपने प्रोसीजर चेंज किया है, रिवाइज किया है, उसके बाद आपने इंटरनल ऑडिट का चेकशीट आपने रिवाइज किया है या प्रोसेस ऑडिट का चेकशीट रिवाइज किया है, जैसा प्रॉब्लम है वो करेक्टिव एक्शन लेने का मतलब ये है कि आगे से वो प्रॉब्लम रिपीट नहीं होना चाहिए, वही प्रॉब्लम दोबारा नहीं आना चाहिए। उसके लिए आपको एक कहाँ पे तो लिख के रखना पड़ता है ताकि वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो, तो वही उसे बोलते हैं करेक्टिव एक्शन। उसके बाद आता है हमारा एविडेंट करेक्टिव एक्शन के बाद आता है करेक्टिव एक्शंस फाइल। जैसे कि ये पॉइंट मैंने 2 बार डिस्कस किया है कि ये फाइल आपको ऑडिटर बोलेगा अटैच करने के लिए तो आप कर दो, नहीं बोलेगे तो आप यहाँ पे फाइल अटैच मत करो। उसके बाद आता है हमारा एविडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब एविडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में उसका जो कुछ भी करेक्टिव एक्शन हमने लिया है उसका डिटेल में यहाँ पे एविडेंस यहाँ पे लिखना पड़ता है। यहाँ पे लिखने का है, प्रोसीजर हमने चेंज किया है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हमने चेंज किया है, यहाँ पे उसका एविडेंस डॉक्यूमेंट नंबर के साथ यहाँ पे डालना पड़ता है। एविडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फाइल, जैसे कि मैंने रिपीट किया वही है, अभी ये ऑडिटर से पूछ के करना पड़ता है। अब ये लास्ट वाला S7 पॉइंट आता है, एक्शन टेकन टू वेरीफाई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शंस। जो कुछ भी अभी तक हमने पहले क्या देखा है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंटेनमेंट एक्शन देखा है, उसके बाद हमने जो प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई किया है उसको करेक्ट किया है, उसके बाद जो प्रॉब्लम ऑकर हुआ है, जनरेट हुआ है, उसका रूट कॉज हमने उसका जड़ ढूंढी है कि उसका प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ है। वो प्रॉब्लम ढूंढने के बाद हमने क्या किया है, वो दोबारा ना आए उसके लिए क्या किया है, हमने करेक्टिव एक्शंस लिए हैं। क्या किया है, करेक्टिव एक्शंस लिए है कि वो दोबारा ना आए। उसमें हमने प्रोसीजर हो सकता है, हमारा इंटरनल ऑडिट का चेकशीट हो सकता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो सकता है कि वो एनसी के हिसाब से वो चेंजेस होते रहते हैं, तो वो हमने करेक्टिव एक्शंस लिए हैं। लेकिन जो कुछ भी हमने करेक्टिव एक्शंस लिए हैं कि उसका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए कि हमने वो करेक्टिव एक्शन बराबर लिया है कि नहीं। तो फिर वो हम क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करेंगे या एमआरएम क्या करेंगे, हम कंडक्ट करके वो वेरीफाई करेंगे। इंटरनल ऑडिट और एमआरएम कंडक्ट करके हम वेरीफाई करेंगे जो कुछ भी हमने एनसी के आगे जो कुछ भी एविडेंसेस हमने करेक्ट किए हैं वो प्रॉपरली हुए कि नहीं, वो हम कहाँ पे देखेंगे, वेरिफिकेशन में देखेंगे। उसके साथ उसका इंटरनल ऑडिट का चेकशीट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर आप डाल के वो, और एमआरएम का डालने का है तो आप डाल के वो यहाँ पे वेरिफिकेशन में आपने वेरीफाई किया है, जो एनसी है वेरीफाई किया है और ये इफेक्टिवली क्लोज हुआ है बोल के आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। तो उसके बाद आता है वेरीफाई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शंस फाइल। जो कुछ भी उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंट किया है आपने इंटरनल ऑडिट का वो चेकशीट आपको अपलोड करने का है तो यहाँ पे कर सकते हो, ये ऑडिटर को बात करके आपको करना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट वाला, ये आता है यहाँ पे सबमिशन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव। जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे QMS का जो हेड है, MR है या प्रोसेस ओनर है, उसका नाम और ये डेट आता है, आपने एनसी कब क्लोज किया है उसका डेट आता है। फिर ये पूरा एनसी अभी तक का जो मैंने बोला ये आपको भरना पड़ता है। फिर उसके बाद में आता है टू बी कंप्लीटेड बाय द CB। जब आपने भर के पूरा एनसी स्टेप बाय स्टेप आपने भर के क्लोज करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे टू बी कंप्लीटेड बाय द CB। फिर वो ऑडिटर क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, और रिव्यू का यहाँ पे डेट कब रिव्यू किए उन्होंने वो आता है। यहाँ पे जो कुछ भी आपने एनसी क्लोज किया है
वो उनको एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है एज ओपन बट 100% रिजॉल्व। ये यहाँ पे उनका रिमार्क आता है और रिव्यूअर का कमेंट आता है यहाँ पे, और रिव्यूअर का नेम आता है जिसने किसने रिव्यू किया है। ऐसे फिर अभी एक एनसी क्लोज हो गया। ऐसे जितना आपको नॉन कन्फर्मिटी मिला है, मान लो 1 मिला है, 2 मिला है, 3 है, ऐसे जितना नॉन कन्फर्मिटी है, ऐसे ये स्टेप आपको क्या करने का है, रिपीट करने का है। क्या करने का है, रिपीट करने का है। आपको क्या करने का है, अब ये पूरा एनसी क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिया रहता है। देखो यहाँ पे मैंने स्टेप 7 में दिखाया है। आपने 1 बाय 1 जितना एनसी आपको नॉन कन्फर्मिटी मिला है, जैसे मैंने जो आपको स्टेप बाय स्टेप बोला है उसके हिसाब से आपने क्लोज किया, तो लास्ट में ये 2 ऑप्शन दिखते हैं आपको कि सेव एनसी फॉर ऑडिटर और प्रिंट एनसी रिपोर्ट और सेव रिपोर्ट XML फॉर्मेट। जो कोई ऑडिटर ने आपको रिपोर्ट दे जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में सेव करने के लिए ये 2 ऑप्शन है। एक तो आपको ऑडिटर ने XML फॉर्मेट में रिपोर्ट दिया है तो आप XML फॉर्मेट में रिपोर्ट डाउनलोड कर लो यहाँ से। फिर आपको ज़्यादा तो ऑडिटर जेसन्स फाइल में ही देते हैं, रिपोर्ट फॉर्मेट में देते हैं। तो जेसन्स फॉर्मेट के लिए पहले आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है। कहाँ से, यहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है, सेव एनसी फॉर ऑडिटर। फिर उसके बाद में आपको PDF फाइल डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे करके आप ये दोनों ही फाइल डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के बाद जो कुछ भी आपका एविडेंस है और ये 2 फाइल आपको मेल में अटैच करके ऑडिटर को सबमिट कर देने का है। तो ऐसे आज कुछ IITF कारा के बारे में जो आज का ये पूरा डिस्कशन था। और लास्ट में अपना थैंक यू।